नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेशों में जमा काले धन के खुलासे के लिए समय सीमा तय। 30 सितंबर तक देनी होगी जानकारी। 31 दिसंबर तक भरना होगा टैक्स और जुर्माना। बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने के पक्ष में शरद पवार। कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के आरोपी मंत्रियों को विधानसभा में घेरेगी एनसीपी। जनमत संग्रह से पीछे हटने से ग्रीस के प्रधानमंत्री का इनकार। यूरोपियन यूनियन ने कहा रायशुमारी के बाद ही ग्रीस से होगी बात। 54 साल बाद अमेरिका और क्यूबा के कूटनीतिक रिश्ते बहाल। राष्ट्रपति ओबामा ने किया ऐलान, 20 जुलाई को खुलेंगे दोनों देशों में दूतावास। हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 3-2 से दी मात। महिला टीम का आज इटली से अहम मुकाबला। केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा काले धन का खुलासा करने के लिए 30 सितंबर तक यानी 3 महीने की मोहलत दी है। नए कानून के तहत ऐसे काले धन पर कर और जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि यह सुविधा एक बार के लिए है। इसका इस्तेमाल करने वालों को घोषित संपत्ति पर 30% टैक्स और इतनी ही दर से जुर्माना देना होगा, जबकि विदेशों में अघोषित विदेशी आय और आस्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत अघोषित संपत्ति पकड़े जाने पर जुर्माना 90% की दर से लगाने का प्रावधान है, जो 30% टैक्स के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा उस व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके तहत उसे 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है। ये अधिनियम संसद ने मई में पारित किया था, जिसे 26 मई 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया। नया कानून 1 अप्रैल 2016 से लागू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल क्रांति के जरिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जाएगा। इससे 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया सप्ताह के शुभारंभ के मौके पर बुधवार को यह बात कही। इस बीच कांग्रेस ने नाम बदलकर यूपीए की योजनाएं लागू करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि डिजिटल तकनीक के जरिए विकास की रफ्तार को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल डिवाइड को दूर करने की जरूरत है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सपने को साकार करने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ई गवर्नेंस सामान्य मानवी की जो शासकीय सेवाओं के जो उसका हक है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है। और ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। डिजिटल इंडिया वो अभियान है जिससे गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। हर नागरिक तक सेवाओं को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा तंत्र हमारे हाथ में आ जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत रोजगार के लिए सर्टिफिकेट्स को डिजिटल लॉकर की सुविधा, ई हस्ताक्षर सुविधा, चिकित्सा क्षेत्र को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों का भी समर्थन सरकार के डिजिटल कार्यक्रम को मिला। With a strong market, a large talent pool and a culture of frugal innovation, India has all the ingredients to become a global driver of the digital economy. We plan to invest an additional $7 billion over the next 5 years in areas such as network rollout and enhancement, broadband implementation, and Wi-Fi deployment. We also look forward to launch a mobile wallet and a payment bank that will seamlessly integrate our businesses in 3 sectors, those of telecom, financial services, and retail. लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार नाम बदलकर यूपीए की योजनाओं की शुरुआत कर रही है। पार्टी ने कहा कि देश को आईटी सुपर पावर बनाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। डिजिटल इंडिया भी स्वच्छ भारत की तरह, मेक इन इंडिया की तरह, बेटी बचाओ की तरह
नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ फोटो खिंचाने की अपॉर्चुनिटी तक खत्म ना होकर रह जाए, क्योंकि डिजिटल इंडिया कल के भारत के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए देश की सभी पंचायतों को 2019 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है। इसके अलावा इसी अवधि में सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और पब्लिक वाईफाई स्पॉट को भी इंटरनेट से जोड़ने की योजना है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मॉनसून पर कृषि क्षेत्र की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कल मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें केंद्र की 75% और राज्यों की 25% हिस्सेदारी होगी। इससे राज्यों को हर खेत पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए अलग अलग तरीके से सिंचाई और जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनाने की पहल की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सभी मौजूदा स्कीम का विलय किया जाएगा। कैबिनेट ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके जरिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का खाका तैयार होगा। ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए किसान सीधे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकेंगे। सीसीईए ने प्याज की जमाखोरी पर जारी पाबंदी को भी 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ललित मोदी से रिश्तों को लेकर कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर ताजा आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अपनी कंपनी इंडोफिल में डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस बीच ललित मोदी ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी को भी विवादों में घसीट लिया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से जुड़ा विवाद लगातार खिंचता चला जा रहा है। ताजा आरोप विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल पर हैं। निजी टीवी चैनल पर प्रसारित एक चिट्ठी के मुताबिक ललित मोदी ने स्वराज कौशल को अपनी कंपनी इंडोफिल में डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की थी। He gave a proposal कि Mr. Kaushal be appointed a director of the company as a alternate director, so he can be present in the meeting in shape of alternate director, which Lalit Modi withdrew. So the board never considered that request. ललित मोदी को वीजा दिलाने के मामले में आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कांग्रेस ने हमला और तेज कर दिया है और सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की है। Why was an Indian fugitive making an offer of job to family member of a minister without a relationship with that minister? And will Prime Minister inquire and take necessary action if found true? पूरा प्रकरण जो ललित मोदी का है वो जैन हवाला कांड की तरह तमाम नाम रोजाना जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो मोदी जी हैं अपने ललित वाले मोदी जी, इस पुराण में रोज नए अध्यायों के जुड़ने से ये विषयांतर हो जा रहा है। हम अभी भी बात को मुख्य विषय पर रखना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेता इसमें सवालों के घेरे में हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं? लेकिन बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस की मन स्थिति क्या है, आधार तथ्य नहीं है मगर आरोप के लिए आरोप लगाए चले जाओ। देखिए, सुषमा जी के मामले में पहले उन्होंने क्या कहा कि साहब उन्होंने तो अपनी तरफ से ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दे दिया था, कोई रिक्वेस्ट थी ही नहीं। फिर तथ्य प्रकाश में आया कि ललित मोदी की पत्नी की तरफ से लिखित रिक्वेस्ट थी। इस बीच बुधवार को ललित मोदी ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को भी विवादों में घसीट लिया। ललित मोदी के मुताबिक वरुण गांधी ने सभी मामलों के निपटारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मध्यस्थता कराने का भरोसा दिया था। हालांकि वरुण गांधी ने इसे आधारहीन और बेतुका करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि ललित मोदी विवाद में जिन लोगों का नाम आया है उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग भी की। येचुरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में कदम नहीं उठाए गए तो संसद में सरकार को घेरा जाएगा। सीपीएम महासचिव ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन हर रोज हो रहे खुलासों ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। All that we are very similar cases in the past with the UPA. We said investigate and then take action. Same yardstick you apply to this. You investigate and take action. Every day new information is flowing out. And then, but then nothing is being done there. So what deals and compromises they are making, I don't know.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े विकिपीडिया के पेजों को सरकारी आईपी एड्रेस से बदला गया। कांग्रेस ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू से जुड़े विकिपीडिया पेजों को गलत इरादे से बदलने की कोशिश की गई। पार्टी ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। विकिपीडिया पर बदलावों को ट्रैक करने वाले सॉफ्टवेयर के मुताबिक नेहरू और उनके परिवार से जुड़े पेजों पर 26 जून को बदलाव की बात सामने आई है। इनमें से एक बदलाव नेहरू जी के दादा से जुड़ा हुआ था। I am asking you, does it behove any party, even an extremist party in India, leave aside a government in power? Is it part of democracy? How many other dead or alive leaders, religion, are the BJP intending to change? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर एनसीपी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के आरोपी मंत्रियों को विधानसभा में घेरेगी। उधर राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिले तो वो इस्तीफा दे देंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सोशल मीडिया यूजर्स के साथ चैट में कांग्रेस के साथ सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि 1 साल से भी कम वक्त में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर दिन सत्ता के दुरुपयोग की बातें सामने आ रही हैं। मेरा मानना है कि हमें महाराष्ट्र के साथ देश भर में नया विकल्प पेश करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एनसीपी ने महाराष्ट्र के आरोपी मंत्रियों पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े के खिलाफ हाईकोर्ट के जज से जांच की मांग की है। We are not going to take it lying low. Everything needs to be probed independently by a person of the rank of High Court judge. And such probe should commence only after the concerned minister steps down so that the witnesses do not hesitate to come forward. दरअसल कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की मंगलवार को मुंबई में मुलाकात हुई थी। बैठक में 13 जुलाई से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से साझा रणनीति बनाने की पहल की गई। पूर्व सहयोगी के साथ आने पर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और उसने आरोपी मंत्रियों के खिलाफ नए सबूत पेश करने का दावा किया है। मग 15 एप्रिलचा जो जीआर आलेला आहे तो ही पश्चात बुद्धी आहे। कारण या काळामध्ये जे तावडेंचं मुंडेंचं हे जे काही खरेदी झालेली आहे त्याच्यावरती लिपापोती करण्याकरता 15 एप्रिलचा जीआर मुद्दाम काढण्यात आला। इस बीच बिना टेंडर के 206 करोड़ रुपए की खरीद के मामले में पंकजा मुंडे ने बुधवार को सफाई दी। पंकजा ने कहा कि उनके खिलाफ आरोपों में कोई दम नहीं है। पहिल्यांदा 42 कोटी रुपयांचा पहिल्यांदा इतिहासामध्ये हा पोषण आहाराचा पैसा डायरेक्ट अंगणवाडी सेविकांच्या हातामध्ये देण्याचं काम आम्ही केलं आणि त्याच्यातून त्या मुलांना अंडी आणि केळी देण्यात आली आणि मग त्याच्यामध्ये उरलेल्या पैशामध्ये आम्ही काही खरेदी केली। ही खरेदी काँग्रेसच्या सरकारमध्ये असलेल्या मंत्र्यांनी केलेल्या रेट कॉन्ट्रॅक्टवरच झालेली आहे। पंकजा मुंडे पर जालना जिले में एक बांध का ठेका अपने जानने वालों को भी देने का आरोप है। वहीं शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर भी बिना ई टेंडरिंग के खरीद का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर आरोप लगा है कि 24 जून को उनकी वजह से लेह से दिल्ली आने वाला एयर इंडिया का विमान करीब 1 घंटे देरी से उड़ा। साथ ही रिजिजू और उनके पीए को सीट देने के लिए कथित तौर पर 3 यात्रियों को भी उतार दिया गया। हालांकि रिजिजू ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रिजिजू ने पीटीआई को बताया कि उड़ान में देरी नहीं हुई क्योंकि रवानगी के समय में तकनीकी कारणों से पहले से ही बदलाव किया गया था। 3 यात्रियों को उतारे जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बुधवार को हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 38 हो गया है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीड़ित इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद हुई भारी तबाही से उबरने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच राज्य सरकार ने दार्जिलिंग भूस्खलन में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित इलाकों का दौरा करके लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। এবং কাজটা মনিটরিংটা আমরা করতে পেরেছি বলেই এত দুঃখজনক ঘটনা এবং একটা ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে। প্রকৃতি আমাদের হাতে নেই, তা সত্ত্বেও পরিবারগুলোকে যথাসাধ্য তাদের মৃতদেহ পরিবারগুলোর হাতে তুলে দেওয়া
वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी केंद्र सरकार की एक टीम के साथ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर दार्जिलिंग पहुंचे रिजिजू ने राहत शिविरों का भी दौरा किया। केंद्र सरकार ने भी मरने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। Priority is to make best possible effort for rescue operation now. Once rescue operation is over, then we will concentrate on the relief and then long-term reconstruction and rehabilitation. So we will do whatever is necessary. सशस्त्र सीमा बल के जवान राहत अभियानों में जुटे हैं। भूस्खलन से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कई इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड का मौसम लगातार बिगड़ रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। जगह जगह फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम जारी है। हेमकुंड साहिब के रास्ते में भी अब भी राहत का काम जारी है। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा रोक दी गई थी। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया। उन्होंने राज्यपाल एन वोहरा से मुलाकात की और राजभवन में ही एक बैठक में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने राज्य में सुरक्षा की सामान्य स्थिति के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों समेत राज्य प्रशासन और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को आपसी समन्वय को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। राजनाथ सिंह को अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन भी करने हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बस और ट्रक की टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा खंडवा इंदौर रोड पर बस के सामने से आ रहे ट्रक से टकराने की वजह से हुआ। बस में 38 यात्री सवार थे। बस खंडवा से इंदौर जा रही थी, जबकि ट्रक इंदौर जा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 1.5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घटना की जांच शुरू की जा चुकी है। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए, हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले। ये पूजा है, ये एक इबादत है। खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत में नेस्ले प्रोडक्ट मैगी पर बैन लगने के कुछ ही हफ्तों बाद ब्रिटेन के फूड रेगुलेटर ने मैगी को क्लीन चिट दी है। रेगुलेटर ने मैगी को न सिर्फ सेहत के लिए सुरक्षित बताया, बल्कि उसमें लेड की मात्रा ज्यादा होने से भी इनकार किया है। अपने बयान में फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत या कहीं और बने मैगी नूडल्स के लिए गए सैंपल्स EU के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए गए हैं। लिहाजा उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सिंगापुर भी मैगी नूडल्स के सैंपल्स को क्लीन चिट दे चुका है। कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेस्ले को मैगी के निर्यात की अनुमति दी थी। चीन ने कहा है कि हिंद महासागर में भारत की अहम भूमिका है, लेकिन हिंद महासागर में अधिकार क्षेत्र की बात भविष्य में विवाद की वजह बन सकती है।
चीनी रक्षा प्रवक्ता ने कराची बंदरगाह में चीनी पनडुब्बी के लंगर डालने पर भारत में चिंताओं को भी बेवजह बताया। चीन के मुताबिक हिंद महासागर में पीएलए की गतिविधियां पारदर्शी हैं और कोई तीसरा पक्ष उनका लक्ष्य नहीं है। भारतीय चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर चीनी रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि यह सामान्य बात है, इस पर चर्चा की कोई वजह नहीं है। यूरोपियन यूनियन के मना करने के बावजूद ग्रीस रविवार को जनमत संग्रह कराने पर अड़ा है। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा कि जनमत संग्रह के नतीजों से बेहतर करार की उम्मीद बढ़ेगी। यूरोपियन यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि जनमत संग्रह के बाद ही ग्रीस से बातचीत होगी। ग्रीस के डिफॉल्टर घोषित होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने देश को संबोधित किया। उन्होंने जनमत संग्रह से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया और लोगों से यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव खारिज करने की अपील की। Κυρίαρχα για το μέλλον του. Η επικράτηση ακραίων συντηρητικών κύκλων είχε ως συνέπεια την απόφαση να οδηγηθούν οι τράπεζες της χώρας σε ασφυξία. जनमत संग्रह से ग्रीस के पीछे नहीं हटने के बाद यूरोपियन यूनियन का रुख और कड़ा हो गया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि अब ग्रीस से जनमत संग्रह के नतीजों के बाद ही बात होगी। Es ist gerade auch deshalb nicht einfach nur so dahingesagt, wenn ich wieder und wieder betone, die Tür für Gespräche mit der griechischen Regierung war immer offen und bleibt immer offen. IMF ने भी कहा है कि ग्रीस के नए प्रस्ताव पर रायशुमारी के बाद ही विचार होगा। IMF ने भी ग्रीस में आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। The IMF believes in a balanced approach on all fronts. To give you an example, we believe that there has to be Greek reforms, both structural and fiscal, and that there also has to be financing and debt operation on the part of the European partners. ग्रीस संकट का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। हालांकि जानकार भारत पर इसका असर ज्यादा नहीं देख रहे हैं। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। Our forex reserve is quite sound, and our trade component with Greece is insignificant. So it's going to be less than 1% of your GDP. So the trade component, it's not going to be, have the significant impact. आर्थिक सुधारों के यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव पर ग्रीस में जनमत संग्रह होना है। अगर ये मांग खारिज होती है तो 20 जुलाई को यूरो जोन की बैठक में यूरोपीय संघ से ग्रीस के बाहर होने पर फैसला हो सकता है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और क्यूबा के कूटनीतिक रिश्ते 54 साल बाद बहाल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों को फिर से बहाल करने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों की राजधानियों में एक दूसरे के दूतावास 20 जुलाई को फिर से खुल जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने अमेरिकी संसद से लंबे समय से क्यूबा पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील भी की। आधी सदी बाद अमेरिका और क्यूबा कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने के लिए औपचारिक रूप से सहमत हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने पत्रों के आदान प्रदान के जरिए एक दूसरे की राजधानियों में फिर से दूतावास खोलने पर रजामंदी जताई। क्यूबा के राष्ट्रपति ने पत्र में कहा कि 20 जुलाई को दोनों देश अपने दूतावास खोलेंगे। व्हाइट हाउस में ओबामा ने क्यूबा के साथ राजनयिक रिश्तों की बहाली का ऐलान करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries. This is a historic step forward in our efforts to normalize relations with the Cuban government and people and begin a new chapter with our neighbors in the Americas. ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि ये ऐलान अमेरिका क्यूबा रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। The reopening of our embassy, I will tell you, is an important step on the road to restoring fully normal relations between the United States and Cuba. हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्यूबा में ग्वाटेनामो बे नेवल स्टेशन बंद करने के बारे में पूछे जाने पर ऐसी किसी योजना से इनकार किया। No anticipation and no plan with respect to the Guantanamo Bay naval station in Cuba. उधर क्यूबा के लोगों ने दूतावास खोलने के अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान पर खुशी जताई है। Como dice Obama, se abren embajadas en ambos países para que haya más comunicación, para que haya forma de allanar ese camino.
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पिछले साल दिसंबर में ही 54 सालों से क्यूबा को अलग थलग रखने की नीति छोड़ सहयोग का नया दौर शुरू करने का ऐलान किया था। हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवादियों को मदद देने वाले देशों की सूची से निकाल दिया था। इस साल अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो से मुलाकात भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिस्र में अशांत सिनाई प्रायद्वीप में आईएस के हथियारबंद आतंकवादियों ने अलग अलग सैन्य चौकियों पर आत्मघाती हमला करके 70 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में ज्यादातर सैनिक हैं। ये इलाके में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। आतंकियों पर F-16 विमानों की मदद से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सेना ने उत्तरी सिनाई में 100 से ज्यादा आईएस आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। 2 दिन पहले मिस्र के महाभियोजक हिशाम बरकत की आतंकियों ने एक कार बम हमले में हत्या कर दी थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। यमन में दूसरे सबसे बड़े शहर अदन में विद्रोहियों की गोलीबारी में 30 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उच्च स्तरीय आपातकाल का ऐलान किया है। इस बीच मध्य शहर ताइज में सरकार समर्थक बलों ने भागे हुए 1200 कैदियों की तलाश में अभियान छेड़ दिया। निर्वासित राष्ट्रपति मंसूर हादी के वफादार सऊदी अरब के हवाई अभियान की मदद से हूथी विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे हैं। यमन में जारी संघर्ष में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ खबरें खेल के मैदान से। विश्व हॉकी लीग में भारत और मलेशिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मैच खत्म होने से 5 मिनट पहले जसजीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर पर 2 कमाल के गोलों की बदौलत भारत ने मैच में जोरदार वापसी की और मलेशिया को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत के सतबीर सिंह ने मैच के 3रे मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई। मैच के 15वें मिनट में मलेशिया के रहीम ने गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने बढ़त बना ली। स्कोर 2-2 होने के बाद भारत ने हमले तेज कर दिए। पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिले मौके को जसजीत ने भुनाया और भारत की झोली में जीत डालने वाला 3रा गोल दाग दिया। अब टीम इंडिया का मुकाबला 3 जुलाई को बेल्जियम और फ्रांस के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। वहीं हॉकी वर्ल्ड लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के हाथों हारकर सेमीफाइनल में पदक की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टूर्नामेंट में पदक और ओलंपिक में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुकी भारतीय महिला टीम आज टूर्नामेंट में 5वां या 6ठा स्थान हासिल करने के लिए खेलेगी। भारत का मुकाबला 16वीं रैंकिंग वाली इटली की टीम से होगा। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन नीदरलैंड्स से मंगलवार को हुए मैच में भारत को 7-0 से करारी मात मिली थी। इस हार के साथ ही भारतीय महिला टीम ने रियो ओलंपिक 2016 में प्रवेश करने का अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया था। बात विंबलडन की। टेनिस टूर्नामेंट में बुधवार को भी नामी खिलाड़ियों की जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिच ने अपने अपने मुकाबले जीते। तीसरे दौर में जोकोविच और बर्नार्ड टॉमिच आमने सामने होंगे। वहीं चौथी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका और कोलंबिया के सेंटियागो गिराल्डो अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस, और पुरुष युगल वर्ग में 11वीं वरीयता के साथ खेल रहे भारत के लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार कनाडा के डैनियल नेस्टर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला एकल वर्ग में अमेरिका के सेरेना विलियम्स और चौथी वरीयता हासिल रूस की मारिया शरापोवा ने भी अपने अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुकाबले जीते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विदेशों में जमा काला धन के खुलासे के लिए समय सीमा तय। 30 सितंबर तक देनी होगी जानकारी। 31 दिसंबर तक भरना होगा टैक्स और जुर्माना। बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने के पक्ष में शरद पवार। कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के आरोपी मंत्रियों को विधानसभा में घेरेगी एनसीपी। जनमत संग्रह से पीछे हटने से ग्रीस के प्रधानमंत्री का इनकार। यूरोपियन यूनियन ने कहा रायशुमारी के बाद ही ग्रीस से होगी बात। 54 साल बाद अमेरिका और क्यूबा के कूटनीतिक रिश्ते बहाल। राष्ट्रपति ओबामा ने किया ऐलान। 20 जुलाई को खुलेंगे दोनों देशों में दूतावास। और हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 3-2 से दी मात। महिला टीम का आज इटली से है मुकाबला।